आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं की नेशनल इंस्टीट्यूशन को, ऑलराइट। और प्रीवियस लेक्चर में हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कवर किया था। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे बाकी की नेशनल इंस्टीट्यूशंस को। जैसे कि मुझे उम्मीद है कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया है, इससे पहले आप इस लेक्चर के लिए आए हैं, क्योंकि ये आपके अपने बेनिफिट के लिए ही है, ऑलराइट। अगर आप उन्हें रिवाइज करते रहेंगे टाइमली तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इस नोट के साथ आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज हम जाएंगे कवर करने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को, एनजीटी इन शॉर्ट, ओके, जो कि हम कवर कर चुके हैं ट्रिब्यूनल सेक्शन में, लेकिन हमने उसे फुल फ्लैश कवर नहीं किया था, सिर्फ कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन ही लिया था, ऑलराइट। बेसिक पावर्स, बेसिक इंट्रोडक्शन, ये सब। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम कवर करेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को डेप्थ में, ओके, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए इसको शुरू करते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम देखेंगे फुल फॉर्म, सेकंड हम देखेंगे एस्टैब्लिशमेंट ईयर, और थर्ड हम देखेंगे पेरेंट मिनिस्ट्री, ऑलराइट। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है हमारा फुल फॉर्म एनजीटी का। तो एनजीटी का मतलब होता है बेसिकली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑलराइट। अगर हम एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, एस्टैब्लिशमेंट ईयर की, तो बेसिकली एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर ऑफ 2010। और हम बात करें पेरेंट मिनिस्ट्री की, तो ट्रिब्यूनल सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं वो सब आते हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर, ऑलराइट। और एनजीटी है वो भी उसके अंडर ही आता है, इस चीज का भी याद रखिएगा। अगर हम आगे जाएं तो हमें पता चलेगा कि इसे एस्टैब्लिश किया गया था टू प्रोवाइड इफेक्टिव एंड एक्सपीडियस सॉल्यूशन टू द केसेस, ऑलराइट, जो कि होते हैं आपके इन्वायरमेंटल इश्यू से रिलेटेड, ऑलराइट। और अगर हम बात करें इसके बारे में तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं प्रीवियस लेक्चर्स में। नेशनल इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल जो है, ऑलराइट, हमारे पास ये आया था 1985 में। मुझे उम्मीद है कि आप रिमाइंड कर पा रहे होंगे, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में। उसके बाद हमारे पास आया था नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल 1987 में, राइट। इसके बाद आया था लॉ कमीशन, जिसने रिकमेंड किया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को। और फिर हमने एस्टैब्लिश किया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन द ईयर ऑफ 2010, ये एंश्योर करने के लिए जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उन्हें अच्छे से डिस्पोज किया सके और एनफोर्स किया सके एनवायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशंस को। तो इन टाइमलाइंस को याद रखिएगा। तो अगर हम बात करें एस्टैब्लिशमेंट एंड फॉर्मेशन की, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, इस लेक्चर में भी, तो बेसिकली एस्टैब्लिश हुआ था बाय द एक्ट, यानी ये जो है ये है आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि इसका अपना खुद का रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो इसे एस्टैब्लिश किया था बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और एस्टैब्लिश हुआ था ऑन अक्टूबर 18, 2010 अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर। तो अगर हम बात करें इस चीज के बारे में तो मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, जो ट्रिब्यूनल है वो काम करता है रूल्स पे, जो कि आते हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, लेकिन जो ट्रिब्यूनल है वो आपका
वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर नहीं आता। ऑलराइट, ट्रिब्यूनल आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में नहीं है, लेकिन वो उसके लिए काम करता है। ऑलराइट, एक ऐसा ट्रिब्यूनल जो कि काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए, लेकिन ट्रिब्यूनल खुद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर नहीं आता। तो वो ट्रिब्यूनल कौन सा है? तो वो ट्रिब्यूनल है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये ट्रिब्यूनल जो है बेसिकली ये काम करता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 पे। जितने भी केसेस या डिस्पोजल्स हैं इस इश्यूज के, वो सब आईटी एक्ट 1961 के तहत होते हैं या इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत होते हैं, जो कि आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। लेकिन ट्रिब्यूनल जो इन केसेस में डील करता है वो आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर। तो ये था लिटिल बिट रिवीजन मेरी तरफ से। ऑलराइट, अब जब हमने स्टैब्लिश किया एनजीटी को 2010 में, तो इंडिया बन गया था आपका द थर्ड कंट्री वर्ल्ड में जिसके पास स्पेशल कोर्ट्स थे। किसके लिए? इन्वायरमेंटल कॉजेस के लिए या फिर इन्वायरमेंटल लॉस के लिए। ऑलराइट, अगर हम तीसरे कंट्री बने थे तो बाकी दो कंट्रीज कौन से थे जिनके पास ऐसी चीज पहले से ही थी? तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था लॉ कमीशन के बारे में या उसके रिकमेंडेशन के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था जिसको एज अ पार्टनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ऑलराइट, तो इंडिया से पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वो कंट्री से जिनके पास पहले से ही ऐसा कुछ था, और 2010 के बाद हमारे पास भी ऐसी एक चीज आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर हम जुरिस्डिक्शन की बात करें, एनजीटी का जुरिस्डिक्शन होता है ओवर द एंटायर कंट्री, डील करता है विथ मैटर्स रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन और इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉस। ऑलराइट, तो बेसिकली इसके पास है जुरिस्डिक्शन एनवायरमेंटल लॉस पे थ्रू आउट द कंट्री, नॉट इवन द कंट्री बट टेरिटोरियल वाटर्स पे भी, क्योंकि जो टेरिटोरियल वाटर्स है या कहें जो एयर स्पेस है वो भी आपका एनवायरमेंट का पार्ट आता है। तो इसी वजह से इसके पास जुरिस्डिक्शन है ओवर दीज एरियाज आल्सो। और अगर हम बात करें केसेस की, एप्लीकेशंस की जो ये हैंडल करता है, तो ये हैंडल करता है वेरियस एनवायरमेंटल लॉस को, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। नहीं, आप मुझसे पूछेंगे कि इतने वाइड रेंजेस ऑफ लॉ जो हैं वो एनजीटी क्यों हैंडल कर पाता है? तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट क्या है। जैसे कि मैं आपको कई बार पूछ भी चुका हूं कि इन्वायरमेंट से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट? फाइनली इन्वायरमेंट जो है जनरल साइंस में वो होता है आपका सराउंडिंग्स। बेसिकली होता है आपका सराउंडिंग्स, जो इंक्लूड करता है एयर को, लैंड, वाटर, इंक्लूड द लाइफ और इन सभी एरियाज को। ठीक है, तो इसी वजह से जब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट को, तो हमें इन सब एरियाज को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, एयर को, लैंड को, वाटर को और लाइफ को, इन सभी एरियाज की। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि एनवायरनमेंट से हमारा क्या मतलब होता है। ऑलराइट, और ये हमने एनवायरमेंटल स्टडीज और ज्योग्राफी में डिस्कस किया था। तो ये होते हैं केसेस जिसे एनजीटी हैंडल करता है। आप ये भी लिख सकते हैं, इनको लिख भी सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, ऑलराइट, और फिर आ गया आपका 4 और लाइक 5th।
इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है फर्स्ट केस में, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट सेकंड, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट थर्ड, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट फोर्थ, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट फिफ्थ। ऑलराइट, इसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो ये कंप्राइज करता है चेयरपर्सन को और फिर लीगल एक्सपर्ट्स को और इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स को। ओके, क्योंकि जैसे मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर्स में भी कि यहां पे पॉसिबिलिटीज हैं कि हो सकता है जो ट्रिब्यूनल मेंबर्स हैं वो वेल अवेयर हो एक्सपर्टीज में या फिर कहें सब्जेक्ट एक्सपर्टीज में उस मैटर में। ओके, लेकिन वो जुडिशियल फैक्टर में अडॉप्टेड नहीं होंगे। ऑलराइट, क्योंकि जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो स्पेशल काइंड ऑफ केसेस के लिए क्रिएट हुए थे और यहां पे पॉसिबिलिटीज हैं कि जो मेंबर्स हैं वो अवेयर हों सब्जेक्ट एक्सपर्टीज में जिसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन जुडिशियल प्रोसेस में वो एक्सपर्ट हो ये जरूरी नहीं है। इसीलिए यहां पे होते हैं इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स और लीगल एक्सपर्ट्स दोनों, ताकि जो सब्जेक्ट एक्सपर्टीज है वो इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट से दें, लेकिन जो लीगल या जुडिशियल प्रोसीजर है वो लीगल एक्सपर्ट्स रिकमेंड कर देंगे। ऑलराइट, जो जुडिशियल मेंबर्स हैं वो होते हैं रिटायर्ड मेंबर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जिनके पास एक्सपर्टीज होती है एनवायरमेंटल लॉस की, ताकि ये एंश्योर कर सके बेस्ट वेज ताकि जो सिचुएशन है उसे टैकल किया सके। जो एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं उनके पास होती है स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपीरियंस इन्वायरमेंटल मैटर्स में, जैसे हो गया एनवायरमेंटल साइंस, इकोलॉजी और रिलेटेड फील्ड्स, ताकि वो प्रोवाइड कर सके रिक्वायर्ड सब्जेक्ट एक्टिविटीज को। जिनकी जरूरत होगी। ऑलराइट, इसके बाद अगर हम बात करें बेंचेस की, एनजीटी ऑपरेट करता है थ्रू स्पेशलाइज्ड बेंचेस जैसे प्रिंसिपल बेंच इन न्यू दिल्ली। ऑलराइट, सेवरल रीजनल बेंचेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। ऑलराइट, प्रिंसिपल बेंच है न्यू दिल्ली में, वो है प्राइमरी बेंच और उसकी है नेशन वाइड ज्यूरिसडिक्शन। तो आप कह सकते हैं कि जब एनजीटी स्टैब्लिश हुआ 2010 में, तो बेसिकली वो स्टैब्लिश हुआ था 5 बेंचेस के साथ में ऑल ओवर दी इंडिया। ओके, और ये 5 बेंचेस कौन सी थी? तो पहली थी आपकी न्यू दिल्ली बेंच, ओके, जो की थी आपकी प्रिंसिपल बेंच। ऑलराइट, इसके बाद आई आपकी भोपाल बेंच और फिर आई आपकी कोलकाता और फिर आई आपकी पुणे में और फिर आई आपकी चेन्नई में। ऑलराइट, तो इन सभी बेंचेस को याद रखिएगा, न्यू दिल्ली, भोपाल, कोलकाता, पुणे और चेन्नई। ऑलराइट, न्यू दिल्ली जो है वो है प्रिंसिपल बेंच और ये बाकी बेंच जो हैं ये एंश्योर करती हैं ज्यूरिसडिक्शन ओवर रीजनल पार्ट्स। ऑलराइट, लेकिन जो न्यू दिल्ली बेंच है जो कि प्रिंसिपल बेंच है उसके पास ज्यूरिसडिक्शन है नेशन वाइड, तो वो ऑल ओवर द कंट्री केसेस ले सकती हैं, लेकिन जो बाकी बेंचेस हैं वो सिर्फ रीजनल पार्ट से ही केसेस को हैंड ओवर करेंगे। ओके, इसके बाद है रीजनल बेंचेस, वो लोकेटेड होती हैं वेरियस स्टेट में टू कैटर टू रीजनल एनवायरमेंट इश्यूज एंड डिस्प्यूट्स। क्योंकि अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही बेंच होगी नई दिल्ली में, मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर यहाँ पे सिर्फ एक बेंच है तो यहाँ पे होगा ज्यादा प्रेशर। इसी वजह से जो रीजनल बेंचेस हैं उनको स्टैब्लिश किया गया
जिनको स्पेशल जुरिस्डिक्शन दिया गया स्पेशल एरियाज में या रीजनल एरियाज में। ओके, अगर हम बात करें फंक्शंस एंड पावर्स की नेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल की, ओके, क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये फंक्शन करता है एज अ सिविल कोर्ट और इसके पास पावर्स हैं लाइक सिविल कोर्ट। ऑलराइट, इसका मतलब हुआ कि ये किसी को भी समन कर सकते हैं, किसी को भी इंक्वायर कर सकते हैं या किसी भी एक्ट को स्टडी कर सकते हैं। ऑलराइट, सेकंड पॉइंट है ये कि ये सुन सकते हैं या सुनवाई कर सकते हैं अपील्स को जो कि इनके साथ रजिस्टर्ड होती हैं बाय द विक्टिम ऑफ environmental damage। ऑलराइट, इसका मतलब हुआ कि ये होते हैं आपके अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी अगर कुछ गलत होता है किसी के साथ और वो एनवायरमेंटल विक्टिम बन जाता है तो वो अपील कर सकता है एनजीटी के साथ में ताकि उसके केस की सुनवाई हो सके। थर्ड पॉइंट है कि ये बाउंडेड नहीं होते बाय क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ओके, बट इनके जो यूजेस है वो होता है नेचुरल जस्टिस। ऑलराइट, ये होता है आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ आपका वो है हैविंग फैसिलिटी ऑफ PIL, पीपल इंटरेस्ट लिटिगेशन। मैं आपको बता भी चुका हूं इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो है 2021 में जो सुप्रीम कोर्ट था उसने ग्रांट करा था पावर ऑफ सुओ मोटो। चलिए इनको डिस्कस करते हैं एक के बाद एक। पहला है, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि ये है सिविल कोर्ट। जब ये आता है पावर्स में, ये यूटिलाइज कर सकता है सभी पावर्स को सिविल कोर्ट की एनवायरमेंटल इश्यूज में। सेकंड है, ये सुनता है अपील्स को। ठीक है, अगर किसी के साथ कुछ भी होता है तो वो अपील कर सकता है एनजीटी में। ऑलराइट, और एनजीटी जो है उनकी अपील्स को सुनेगा। ओके, थर्ड पॉइंट है कि ये बाउंडेड नहीं होते विद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, बल्कि ये नेचुरल जस्टिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट है इनके पास होता है PIL की फैसिलिटी। इसका मतलब हुआ कि जरूरी नहीं है कि जो विक्टिम है वो ही केस को फाइल करे, कोई भी उसके बिहाफ पे केस को फाइल कर सकता है अगर उसके उस केस में पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो। फिफ्थ पॉइंट ये है कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इनको सुओ मोटो पावर ग्रांट की थी। यानी सुओ मोटो का क्या मतलब हुआ? सुओ मोटो का मतलब होता है एनजीटी जो है उसके पास वेट नहीं करना है उसे किसी का भी केस फाइल करने के लिए। अगर एनजीटी को लगता है कि कुछ गलत हुआ है या कुछ डैमेज हुआ है एनवायरमेंट में तो एनजीटी अपने आप डायरेक्ट एक्शन ले सकती है। तो इसको हम कहते हैं सेल्फ स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब हुआ कि आपको किसी का इंतजार नहीं करना कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए, एनजीटी अपने आप इन्वेस्टिगेशन को लॉन्च कर सकती है। तो ये होती हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ एनजीटी। ऑलराइट, ट्रिब्यूनल हैंडल करता है वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल मैटर्स इंक्लूडिंग पॉल्यूशन कंट्रोल जो हमने डिस्कस किया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन भी डिस्कस किया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को भी डिस्कस किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी डिस्कस किया। एनजीटी इशू कर सकता है ऑर्डर्स को, जजमेंट को पास कर सकता है और ग्रांट कर सकता है रिलीफ और कंपनसेशन टू अफेक्टेड पार्टीज इन्वायरमेंटल केसेस। तो बेसिकली अपनी पावर का इस्तेमाल करके सिविल कोर्ट की ये बोल सकता है उस पार्टी को जिसके से डैमेज हुआ है कि वो कंपनसेशन दे टू द
विक्टिम। ऑलराइट, इसका मतलब हुआ कि अगर किसी के साथ कुछ होता है, यानी इस पर्सन के साथ कुछ होता है, इन्वायरमेंटल लॉस होता है इसको, जो कि इस पर्सन के द्वारा किया गया है, तो ये है ए और ये है बी। इस सिनेरियो में एनजीटी ए को बोल सकता है कि बी को कुछ कंपनसेशन दिया जाए, क्योंकि ए की वजह से जो डैमेज है वो बी के साथ हुआ। ऑलराइट, सेकंड पॉइंट ये है, जो एनजीटी है आपका, वो इम्प्रिजन कर सकता है, जेल में डाल सकता है वॉयलेटर को। ऑलराइट, कब तक के लिए? 3 साल तक के लिए। ऑलराइट, थर्ड पॉइंट है, जो एनजीटी है वो इंपोज कर सकता है फाइन ₹10 करोड़ का वायलेटर पे। ऑलराइट, ओके। और लास्ट पॉइंट ये है कि जो एनजीटी है वो इंपोज कर सकता है दोनों चीजों को, फाइन और इम्प्रिजमेंट, दोनों ऑन दी वॉयलेटर। ओके, तो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके ये किसी को भी 3 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं। ऑलराइट, अगर ये सेटिस्फाई होते हैं कि पर्सन ने लॉ को तोड़ा है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं, मतलब किसी को जेल में नहीं भेज रहे हैं, तो वो जुर्माना लगा सकते हैं 10 करोड़ का किसी पे भी। फोर्थ पॉइंट है कि वो दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये थी पावर्स एनजीटी की। तो याद रखिएगा कि कोई भी अपील जो है अगेंस्ट दी एनजीटी डिसीजन, वो फाइल की जा सकती है विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, लेकिन सिर्फ 90 डेज के अंदर अंदर ही जजमेंट आने के। ऑलराइट, मान लीजिए कि अगर यहां पे 2 लोग हैं, बी और ए। बी ने बोला कि ए की वजह से उसको एनवायरमेंटल लॉस हुआ और एनजीटी सेटिस्फाई हो गया। ऑलराइट, कि एनजीटी ने बोला कि भाई ए की वजह से बी को प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, तो एनजीटी ने बोला ए को कि 10 लाख रुपए कंपनसेशन दे, ए को बी को देना है। ठीक है, तो ये था एनजीटी का डिसीजन। अगर ए को लगता है कि डिसीजन गलत है, तो वो कहां जा सकता है? वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में और फाइल कर सकता है अपील इस डिसीजन के अगेंस्ट। लेकिन यहां पे कंडीशन आती है कि सिर्फ 90 डेज के अंदर अंदर ही, विद इन 90 डेज ए को ये कंप्लेन फाइल करनी पड़ेगी विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 90 डेज के बाद जजमेंट के वो फाइल नहीं कर सकता। ऑलराइट, तो ये है आपका पावर्स एंड फंक्शंस। इसके पास पावर है टू इंपोज पेनल्टीज एंड फाइन्स और एंटिटीज। ऑलराइट, मैक्सिमम पेनल्टी हो सकती है ₹10 करोड़ की और मैक्सिमम इम्प्रीजमेंट हो सकता है फॉर 3 years। ऑलराइट, अब हम बात करें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की। एनजीटी अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशन को और कम्युनिटीज को PIL फाइल करने के लिए अगर उनको रेमेडीज चाहिए फॉर इन्वायरमेंटल इश्यूज और वायलेशंस। यानी मान लीजिए मैंने आपको सेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि PIL का मतलब होता है बेसिकली कि विक्टिम के बिहाफ पे कोई भी फाइल कर सकता है केस को कोर्ट में अंडर PIL अगर इन्वॉल्व होता है क्वेश्चन ऑफ
public interest on behalf of environmental damage victims. कोई भी केस को फाइल कर सकता है विथ एनजीटी अगर पीआईएल है प्रिस्क्राइब्ड मैनर में तो। ऑलराइट, और हम जानते हैं कि जो एनजीटी है उसके पास है सुओ मोटो पावर। इसका मतलब हुआ कि वो खुद से ही लॉन्च कर सकती है इन्वेस्टिगेशन को। ऑलराइट, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब हम बात करें पीआईएल्स जो हैं उनको फाइल किया सकता है विदाउट द नीड ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट और लोकल स्टैंडिंग, जो सिटीजन्स को बोलता है कि वो एक्ट कर सकते हैं एज अ एनवायरमेंटल स्टीवर्ड्स। यानी जरूरी नहीं है कि जो पर्सन केस को फाइल कर रहा है कोर्ट के साथ में या एनजीटी के साथ में, बेसिकली हम एनजीटी की बात कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो ही विक्टिम होना चाहिए या फिर उसका ही इंटरेस्ट हट हुआ हो। ऑलराइट, इसका मतलब हुआ कि जरूरी नहीं है कि जिस पर्सन ने केस फाइल किया है एनजीटी के साथ में वो विक्टिम हो उस केस का या एनवायरमेंटल डैमेज का। लेकिन अगर वो केस फाइल करना चाहता है या वो चाहता है कि जो एनजीटी है वो प्रॉब्लम सुने उन लोगों की जो कि किसी और ने फेस की है, तो ये अलाउड है। इसके बाद हमारे पास है टाइम बाउंड प्रोसीडिंग्स। तो बेसिकली क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट या स्ट्राइकिंग फीचर है एनजीटी का। जब भी एनजीटी को एस्टैब्लिश किया गया तो ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि इन्वायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस किया जाए, सिर्फ यही हमारा मेन मोटिव नहीं था यहाँ पे। ओके, लेकिन इसका मेन मोटिव ये भी था, हमारी प्रायोरिटी यही भी थी कि हम ये एंश्योर करें या फिर केसेस की सुनवाई करें और रिजॉल्व करें उन केसेस को विद इन टाइम बाउंड पीरियड। और वो टाइम बाउंड पीरियड होता है आपका 6 मंथ्स का। केस के फाइल करने के बाद। ऑलराइट, तो इसी वजह से जो एनजीटी है वो होता है आपका इफेक्टिव, कि अगर आपने केस फाइल किया जनवरी 1 पे तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो जून एंड तक आपका जो केस है वो एड्रेस हो जाना चाहिए बाय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो 6 मंथ्स के अंदर ही आपका केस जो है वो एड्रेस हो जाना चाहिए। तो ये है आपका टाइम बाउंड प्रोसीडिंग्स एनजीटी के। फिर हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की। ऑलराइट, तो अगर हम बात करें कंपोजिशन की एनजीटी के, तो बेसिकली ये कंप्राइज करता है वेरियस मेंबर्स फ्रॉम लीगल बैकग्राउंड और सब्जेक्ट एक्सपर्टीज, जो कि जिसमें से मिनिमम या कम से कम 10 नंबर जो है और मैक्सिमम जो है वो होंगे 20 नंबर्स। ऑलराइट, हालांकि ये याद रखिएगा कि जो एनजीटी की कंपोजिशन है ये ओवर द टाइम चेंज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लगातार अपॉइंटमेंट रिटायरमेंट होता रहता है। ऑलराइट, ये कोई फिक्स नंबर नहीं है, ये बेसिकली टेंटेटिव नंबर है। 10 से 20 हो सकता है, माइनली 12 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, लेकिन 20 से ज्यादा नहीं होंगे और 10 से कम नहीं होंगे। ऑलराइट, उसके बीच में ही रहने वाला है। तो पहला होता है हमारा चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन है एनजीटी का, वो बेसिकली होगा आपका रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चेयरपर्सन को अपॉइंट करता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये होना चाहिए आपके रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये होती है बेसिक एलिजिबिलिटी, और इसको कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्ट विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि होते हैं आपके सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑलराइट, अब हम जुडिशियल मेंबर्स की बात करें तो एनजीटी है वो कंसिस्ट करता है जुडिशियल मेंबर्स को, जो कि होते हैं रिटायर्ड जजेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। नंबर ऑफ जुडिशियल मेंबर्स जो है वो वेराई कर सकते हैं, बेस्ड होता है वर्कलोड पे और नंबर ऑफ बेंचेस पे। आज के टाइम पे हमारे पास 5 बेंचेस हैं इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल बेंच। ऑलराइट, तो इसीलिए जो वर्कलोड है या जो नंबर ऑफ बेंचेस हैं ये डिसाइड करता है कि कितने जुडिशियल मेंबर्स हमें चाहिए। ऑलराइट, इसके बाद आता है एक्सपर्ट मेंबर्स। एनजीटी इंक्लूड करता है एक्सपर्ट मेंबर्स को हु पोसेस स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन एनवायरमेंटल मैटर्स। तो याद रखिएगा, जो जुडिशियल मेंबर्स हैं और जो आपके एक्सपर्ट मेंबर्स हैं वो होते हैं बेसिकली आपके अपॉइंट बाय द सिलेक्शन कमिटी, जिसको कि फॉर्म किया था किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ऑलराइट, तो चेयरपर्सन है उसको अपॉइंट करता है चेयरपर्सन आफ्टर कंसल्टिंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और इंडिया भी आप कह सकते हैं। उसके बाद जो जुडिशियल मेंबर्स हैं या एक्सपर्ट मेंबर्स हैं वो बेसिकली अपॉइंट होते हैं बाय सिलेक्शन कमेटी, जिसे फॉर्म करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑलराइट, ओके, और एक और चीज आप याद रखिएगा, जो मैक्सिमम टेन्यूर है ऑफ एनजीटी मेंबर्स का और चेयरपर्सन का वो होता है बेसिकली 3 साल का। ठीक है, 65 ईयर्स ऑफ एज तक, जो भी पहले आ जाए। ठीक है, दूसरी चीज आपको याद रखनी है वो यहां पे कि ये एलिजिबल नहीं होते री इलेक्शन के लिए या री अपॉइंटमेंट के लिए, बेसिकली आप कहें तो री अपॉइंटमेंट के लिए। ऑलराइट, वो ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं 3 साल के लिए या फिर 65 साल की एज तक, जो भी पहले आ जाए। सेकंड, ये एलिजिबल नहीं होते री अपॉइंटमेंट के लिए। जैसे ही ये अपने ऑफिस को छोड़ेंगे तो ये दोबारा से ऑफिस में अपॉइंट नहीं हो सकते। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने एनजीटी को कंप्लीट कर लिया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक और इंपॉर्टेंट की नेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में। तब तक आप सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और अगले लेक्चर के लिए तैयार रहेगा। ऑलराइट, इस नोट के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।